Good afternoon, everybody. So today we are discussing do's and don'ts in GATE examination. Basically, not only in the examination hall, there are very few basic things what we need to take care. तो एक थोड़ा सा शॉर्ट में जरा कि एग्जाम से पहले या एग्जामिनेशन हॉल में क्या आपको फॉलो करना है, क्या नहीं, किन बातों का ध्यान रखना है जिसमें जनरली मिस्टेक होती है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखो ऑब्वियसली जैसे कि आपने सुना भी होगा, सब लोग ये कहते हैं कि एग्जाम से पहले हैं अपने आप को कूल रखने की कोशिश कीजिए, टेंशन फ्री रखने की कोशिश कीजिए। लेकिन ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें घूमती हैं दिमाग में। देखिए एग्जाम है तो टेंशन अपने आप में होती है और क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें घूमती हैं। फिर भी यह है कि जितना कोशिश हम कर सकते हैं, क्योंकि केवल ये कह देने से कुछ नहीं होता कि भाई टेंशन नहीं लेनी है एग्जामिनेशन में। ये कहने में आसान लगता है लेकिन बहुत मुश्किल काम है ये। हर आदमी को टेंशन होती है। बस ये जरूर है उस टेंशन में, उस एक एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में छोटी मोटी मिस्टेक ना आप करें कभी बिल्कुल भी। लाइक जैसे देखिए मॉर्निंग में एग्जामिनेशन है तो मॉर्निंग के टाइम आप रिवीजन के लिए कुछ मत छोड़ें। बिफोर इन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन से एक दिन पहले कोशिश करें उस रात में ट्राई टू स्लीप अर्ली। उसमें कोई ज़्यादा नाइट आउट मत लगाएं कि आपने सोते सोते 11-12-1 बजा दिए। आइडियल टाइम है कि 10-11 बजे तक आप सो जाएं, उसमें ज़्यादा अच्छा रहे। और एटलीस्ट जब अगर मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है जब तो आपको ध्यान रखना ही है इस बात का, जिससे कि एग्जामिनेशन के टाइम आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहे कि कुछ स्लीपी फील कर दे, कुछ डोजी फील कर दे। ये नहीं होना चाहिए। और मॉर्निंग के टाइम भी, मॉर्निंग में आप उठते हैं तैयारी करते हैं एग्जामिनेशन की, उस टाइम रिवीजन के लिए कुछ मत रखें ऐसे कि ये पेपर है, ये कुछ फार्मूले हैं, ये रिवाइज करने हैं, ये है ना रखें। चलो अगर कुछ लोगों को बार बार डर लगता है कि फार्मूले भूल ना जाऊं, तो बस एक पेपर में फार्मूले लिखे हैं, उसके अलावा कुछ मत रखें। नई चीज बिल्कुल ही नहीं कि ये मुझे याद करना है मैं भूल जाऊंगा। रखना चाहें आप इतना पेपर रख सकते हैं, बल्कि मेरी एडवाइस तो है उस टाइम रिवीजन वगैरह के लिए भी कुछ नहीं रखें। इससे आप थोड़ा सा प्रेशर को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपका इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम है, आफ्टरनून शिफ्ट में, तो फिर भी कोशिश करें ट्राई टू स्लीप अर्लियर। उसमें बस ये जरूर है कि आपके पास मॉर्निंग में टाइम रहता है, थोड़ा बहुत मॉर्निंग में आप 1-2 घंटे फिर रिवीजन के लिए दे सकते हैं। तो कुल मिला के एग्जाम से 3-4 घंटे पहले मेरा मानना होता है आप बिल्कुल कुछ भी बर्डन ना रखिए रिवीजन करने का या कुछ पढ़ने का, कुछ याद करने का। एज सच थोड़ा सा ध्यान आप इधर उधर लगाइए। अब वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपके रास्ते में जा रहे हैं, आपके पास स्मार्टफोन है तो ठीक है, उसमें कुछ अदर एक्टिविटीज़ है, कुछ इधर उधर मैसेज सेंड करने हैं, कुछ भी फ्रेंड से कुछ टॉक करनी है, वो कर सकते हैं आप रिलैक्स होने के लिए। पढ़ाई का उस टाइम ज़्यादा मत सोचें। एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें। अनदर इन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन, रात के टाइम इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि जो भी आपके एक्सेसरीज हैं, एक्सेसरी क्या, खैर अब तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गया, ये तो पहले ध्यान रखना पड़ता था हमारे टाइम में कि पेन कैसा है, ये कैसा है। लेकिन फिर भी चलो रफ वर्क के लिए तो पेन वगैरह चाहिए होता है। कैलकुलेटर तो अब इनबिल्ट आता ही है, उसकी भी खैर ज़रूरत नहीं। लेकिन कम से कम आपका जो एडमिट कार्ड है या जो भी, वो चीज़ें आप रख के चलें, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आप जरूर रख लें उसमें। और अनदर थिंग, मेरी एडवाइस ये है, ऐसे वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप हमेशा अपने साथ जो भी आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसकी 1-2 कॉपी ज़रूर रखें हमेशा। ये तो स्टूडेंट को वैसे भी रखना चाहिए। एग्जामिनेशन के टाइम आप जाते हैं, ओके, फॉर गॉड सेक अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो जाए कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो इधर उधर हो गया, रिकॉर्ड आपको देना हो या कुछ एफिडेविट वहीं बनना हो। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि फोटोग्राफ की जरूरत पड़ जाए कि आप प्रिंट कराने के लिए भागना ना पड़े। ये चीज़ आप साथ में रखकर चले अपने, ठीक है ना। अनदर थिंग, और बाकी इसमें देखो लास्ट से हम शुरुआत करते हैं। जो लास्ट 5 मिनट्स होते हैं, लास्ट 5 मिनट इन एग्जाम हॉल, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है फॉर एग्जाम्पल,
9 to 12 एग्जामिनेशन है फॉर एग्जाम्पल, इसमें आई वांट टू से ये वाले 5 मिनट 12, ये आप एकदम स्पेयर रखेंगे, ठीक है ना। स्पेयर आप डेडलाइन मान के चलें 11:55 प्रॉपरली, कि यहां तक आपको जो करना है फिनिश हो जाए, जो नहीं होया नहीं होता ना हो पाए, बस यहां तक डेडलाइन है। वाई? क्योंकि देखो अब जो है एग्जामिनेशन ऑनलाइन है, तो ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट उसके यूज टू हो जाते हैं। वैसे तो अच्छी बात है कि टेस्ट सीरीज वगैरह के बहुत ऑप्शन अवेलेबल हैं, उससे फिर भी काफ़ी हद तक यूज टू हो ही गए, लेकिन फिर भी जो आप इसमें ऑप्शन मार्क करते चलते हैं शुरू से ऑनलाइन, उनको कोशिश करें फ्रॉम वेरी बिगिनिंग राइट करेक्ट ऑप्शंस ऑन सेपरेट पेपर आल्सो। रफ वर्क जहां आप करते हैं उस पर लिख लें, उस पर आप साथ में लिखते चलें। वहां तो आप मार्क करते हैं जैसे यहाँ 1D 2C 3B 4D एंड सो ऑन, साथ साथ आप मार्क करते चलते ही हैं, लेकिन ऐसे लिखते भी चलें जो भी आपको मार्क करना है। इन आखिरी 5 मिनट में आप दोबारा आपके पास जो पेपर में ऑप्शन लिखे और आपने जो एंटर किया वहां, वो आप जरा दोबारा चेक कर लें कम से कम एक बार, ये चीज़ ज़रूर करनी है। क्योंकि ऐसा जनरली हो ही जाता है कि देखो अगर 2 भी क्वेश्चन आपने सही सोल्व किए बिल्कुल, लेकिन ऑप्शन एंटर करने में गलती हो गई, तो 2 क्वेश्चन तो कम हो ही गए, नेगेटिव मार्किंग और हो जाएगी। ये भी एक प्रॉब्लम आती है बेसिकली। तो मेरा कहना यही होता है कि आखिरी 5 मिनट में एक इस काम के लिए आप ज़रूर रखें। इसको लोग समझते हैं कि ठीक है हमने तो सही कर दिया, इन 5 मिनट में 1-2 क्वेश्चन और हो जाएगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ इन 5 मिनट में आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हो। क्यों? देखो जिस क्वेश्चन के बारे में आप जानते हो, जो कंसेप्ट जानते हो सोल्वेबल होता है, उसको तो आप कर ही चुके होते हो पहले ही। लास्ट का टाइम तो उन क्वेश्चन के लिए होता है जिनमें हमारी या तो कंसेप्ट मिस हो रही है या डिफिकल्ट है, उलझ रहा है जो क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को आप कहाँ सोल्व कर पाओगे आखिरी 5 मिनट में, जब इतना टेंसिव एटमॉस्फेयर होगा कि वाइंड अप करना है, ये करना है, वो करना है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ प्रोडक्टिव कर पाएंगे। अच्छा है कि ये जो रिवीजन वाला काम है आप दोबारा से चेक कर लें, मैंने एंट्री सही की है, ऑप्शन सही करेक्ट किए, ये भी। नाउ बाकी देखो जैसे कि आप जानते ही हो, हम स्ट्रैटेजी में भी ये चीज बता के चलते हैं सभी ब्रांचेस के लिए कि कुछ सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं, कुछ थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के आते हैं। तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट हो या क्वेश्चन हो, हमारे अप्रोच ये होता है कि सबसे पहले जो भी आसान है वो कंप्लीट कर लिया जाए। ये बहुत बेसिक चीज़ है, आप लोग इतने एग्जामिनेशन देते आ रहे हो तो आप लोग जानते ही हो कि जो भी बेसिक है। इसलिए शुरू से आखिरी तक पहले आप पढ़ते चले जाओ, सारे क्वेश्चन ऑनलाइन हैं, देखते चले जाइए। उसमें जो आप जब भी सोल्व कर सकते हैं तो वो साइमल्टेनियसली सोल्व करते जाओ। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें आपको लगता है कि मैं सोल्व तो कर सकता हूं लेकिन मुझे टाइम लगेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा है या सोचना पड़ेगा, उसको आप अलग से एक अपने सेपरेट पेपर पे लिखते जाओ। जैसे यहाँ लिख रहे हैं हम, सपोज करें 14 क्वेश्चन है, इसके साथ आप ऐसे लिख देते हो। ये मैं अपने अप्रोच बता रहा हूँ, जैसे हम मार्क कर लेते थे। इसका मतलब आपका ये हो जाएगा कि आपको याद रहेगा ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं जानता था, इसमें जरा मुझे सोच सकता हूँ। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन एकदम ऐसे आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये कि जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हो। अब या तो गेट में वैसे मुश्किल से होता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाए क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन लेकिन आ ही जाते हैं सभी ब्रांचेस में। या तो ये क्वेश्चन वो होगा जो एकदम आउट ऑफ सिलेबस होगा कि जिसके बारे में सोचना नहीं है, या हो सकता है ये उस टॉपिक से आ गया जो आप बिल्कुल छोड़ के चल रहे थे। ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी में भी हमने बताया था और ऐसा करना भी पड़ता है, 100% सिलेबस कहाँ कवर होता है, 1-2 चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हमें मिस करनी पड़ती हैं एकदम। तो अगर ये क्वेश्चन उसमें से आ रहा है, आपको लगता है कि ये तो मेरे फार्मूला ध्यान नहीं, कंसेप्ट ध्यान नहीं, इसे तो मैं नहीं देखूंगा, जिससे कि आप जब वापस आएंगे ना दोबारा एक बार आखिरी तक जाने के बाद पेपर के, तो आपको ध्यान रहेगा इसमें तो मुझे ध्यान ही नहीं देना। अदरवाइज क्या होता है, आ रहे हो आप उसे देख रहे हो, नहीं ये नहीं, उसमें फालतू में 4-5 सेकंड भी क्यों, क्योंकि गेम तो सेकंड में भी बनता है, क्यों इसमें बेकार करो दोबारा से। आपको रहेगा ये वाला अच्छा ठीक है मैं इसमें आ जाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन छोड़ रखिए मैंने, कुछ 4-5 ऐसे क्वेश्चन मार्क, अब जरा इनको सोच लेते हैं।
तो आपका काम वो कट शॉर्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप एक अलग से पेपर पे लिखते चलें, ठीक है ना। ऑनलाइन तो ठीक है, जो भी आप एंटर करते जा रहे हैं वही। अब इसमें ये तो हमने जैसे कि स्ट्रैटेजी वाले में भी इसमें बताया था आपको कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जैसे गेट का या ईएस का, दोनों तरीके से हो सकता है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब यही है कि क्वेश्चन आप रीड करें, आंसर निकाले, देखें ये वाला ऑप्शन। कभी कभी ऑप्शन से भी हो सकता है बैकवर्ड, ठीक है ना, ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ऑप्शन चेक करके देख लें और ये क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई क्वेश्चन ये है, बेसिक एग्जाम्पल से बता देते हैं। x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4 इफ z इक्वल टू एक्स वाई व्हाट विल बी z। सपोज कीजिए क्वेश्चन ऐसे है, ये रहा आंसर इसके। बहुत आसान एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के लिया, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक सीधी सी बात है, आप एक तो ये कैलकुलेट करें 3 इंटू 4 12, ये करेक्ट। ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह। कभी कभी कुछ क्वेश्चन रिवर्स वाले हो जाते हैं, जैसे कि हम उल्टा कर दें यहां से, x इक्वल टू जेड बाई वाई, जेड बाई 4, हम z की वैल्यू रखते चले जाएं इसमें और फिर देखें x किस में 3 आ रहा है, ऐसे भी हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल है शो करने का बैकवर्ड मेथड, कि 9 रख के देखें 9 बाई 4 नहीं है, 12 बाई 4 यस करेक्ट। तो इस तरह भी हम चल सकते हैं कि भी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये बैकवर्ड मेथड। वो तो खैर देखो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन है, प्रॉपर कैसे होगा कि कौन सा क्वेश्चन इस कैटेगरी में आएंगे। अनदर अब ये नेगेटिव मार्किंग की वजह से इसमें भी ध्यान देना है हमें अप्रोच में। कट ऑफ कितना जाता है वो तो चलो ठीक है, कट ऑफ हाई जाएगा लो जाएगा 25 30। एक आध बार का एक्सेप्शनल केस है कि 31 चला गया था मैकेनिकल में, अभी 2-3 साल पहले की बात है। तो कट ऑफ की बात तो खैर चलो नहीं कर रहे हम अभी। हाँ, व्हाट आई वांट टू से, अब ये चीज आती है एक इसमें कि रिस्क कब लेना है। नेगेटिव मार्किंग में ऐसा तो नहीं है कि फ्रीली बस जो भी मूड बना कर दिया सभी क्वेश्चन किया जाएगा तो ठीक है। यहां वाइल्ड गैस तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो ऑब्वियसली नो वाइल्ड गैस। लेकिन फिर भी समटाइम ये हो जाता है कि एक क्वेश्चन है, सपोज पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन नंबर 53, हमें डाउट है कि बी या डी में से कोई एक करेक्ट है। हमने ऐसे मार्क करके चले शुरू में कि या तो इसका बी है या डी है, ये तो श्योर है, ये दोनों तो रिजेक्ट। जैसे कहते हैं कि 50-50 लाइफ लाइन मिल गई है, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन है। इस टाइप के क्वेश्चन कब ट्राई करने हैं हमें। अगर एक रिजेक्ट हो गया, 3 में कंफ्यूजन है, उसमें तो रिस्क लेने की समझदारी में नहीं समझता कि आपको ये क्लियर है ए तो नहीं है, बी सी डी में से तीनों में से कोई एक है, फिर तो रिस्क नहीं। अब ये रिस्क कब लेना होगा कि इन क्वेश्चन को ट्राई करें ना करें, क्या रहे, इसे कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। दो ऑप्शन में से कोई एक सेलेक्ट करना रह गया, अब क्या करें इसके बारे में। कितना, देखो एक रफ सा एग्जांपल बता देते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 100 का होता है ये। सपोज करो अगर आप 60 मार्क्स तक कर चुके हो अटेम्प्ट, करेक्ट है आपका, जितना आप जानते थे 60 मार्क्स उसमें से आपके आ रहे हैं, ये आप जानते हो कि इतना पेपर मेरा ठीक था, 60% हो गया। ये देखो टोटल की बात कर रहे हैं हम, एप्टीट्यूड वाला पोस्ट, नॉन टेक्निकल, जनरल एप्टीट्यूड भी और टेक्निकल दोनों मिलाकर। अगर आपके 60 मार्क्स आ रहे, ये जो 60 है ये डेटा देखो वेरी कर सकता है, ऐसा मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं कि बिल्कुल ये 60 ही रहेगा कंफर्टेबल वाला, क्योंकि कभी कभी पेपर टफ आता है तो सभी के लिए टफ हो जाता है। उसमें ओवरऑल जो रैंकिंग बनेगी, मार्क्स टॉपर के भी कम हो जाएंगे और बाकी लोगों के भी।
पेपर अगर इजी आता है तो 90 तक भी चले जाते हैं टॉपर के मार्क्स, पेपर टफ आया तो 80 तक भी इसके अकॉर्डिंग। तो फिर भी एक चलो 60 का एग्जाम्पल लेके बता देते हैं, प्लस माइनस तो बाद की बात है इसमें क्या। तो फिर मैं समझता हूं कि आप कोई रिस्क ना लें, क्योंकि इसके बाद रिस्क लेने में देखो दोनों चीजें हैं, करेक्ट हो गया तो ठीक है, रॉन्ग हो गया तो नेगेटिव मार्किंग आपका स्कोर कम कर देगा। इसका मतलब आप एक कंफर्टेबल स्कोर तक तो आ रहे हैं। हाँ, अगर आपके मार्क्स जो है समवाट अराउंड 50 मार्क्स आ रहे हैं, 50-60 के बीच है, 50 जैसे समथिंग, ये कुछ ऐसे लेस देन इक्वल टू 50 मार्क्स, इससे कम आ रहे 55 तक भी चलो मान सकते हैं इस चीज को। तो फिर आई वांट कि फिर आप थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। फिर आप ये वाले क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं जिनमें आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है कि ये ऑप्शन में मुझे कंफ्यूजन था, चलो इन दोनों में से कोई एक थोड़ा सा रिस्क ले लिया जाए, कैलकुलेटेड वाला मतलब ये। अब ये 60 और 50 जो हमने दिया है इसके बारे में देखो कोई डिस्कशन नहीं करेंगे में से। हो सकता है ये बात आपको आपके टीचर ने, आपके इंस्ट्रक्टर ने इसके बारे में 60 की जगह 65 बताया हो या 50 की जगह 40 बता दिया हो, वो देखो सभी का अपना अपना परसेप्शन है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि मेरा परसेप्शन अपना सही है, ये करेक्ट है या वो करेक्ट है, जो भी ये फिर थोड़ा सा इंडिविजुअल होता है, हर एक टीचर का थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, स्टूडेंट की सोच डिफरेंट हो सकती है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि 60 मार्क्स के क्या करना है, पीएसयू की कॉल नहीं आएगी, सिलेक्शन नहीं होगा। गेट देने का फायदा मुझे तो जब है, कुछ लोग इस बारे में जाते हैं कि अगर देखो पीएसयू कॉल आती है तो ठीक है, नहीं तो मुझे मतलब नहीं, पहले से जॉब में हूँ। उनके लिए अलग बात है कि 60 मार्क्स है तो भी रिस्क लेने, कि आए तो 75 आए या तो ना आए, वो अलग बात है कि वो लोग वहां भी रिस्क लें, ठीक है ना। और कई बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं जैसे फोर्थ ईयर के साथ दे रहे हैं, उनका यह है कि मेरी तैयारी ज्यादा नहीं है कि चलो इस बार क्वालिफाई तो हो जाए। उन लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि भाई 35 आ रहे तो भी आप रिस्क ना लो, 40 आ रहे तो भी रिस्क मत लो, कि कम से कम 40 मार्क्स पे आपका गेट स्कोर कार्ड तो आ जाएगा, वो अच्छी बात है, मैं यहीं तक सेटिस्फाई हूँ। ये फिर एक इंडिविजुअल परसेप्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें बाकी सारे फैक्टर हैं, ये आपके कुछ अपने पर्सनल चीजें हो सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग कि आप डेटा अपने हिसाब से कैसे बदल देते हो, इसमें प्लस माइनस जो आपको करना है वो अलग बात है। लेकिन आप इस चीज के बारे में क्लियर होकर जाएं एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएं कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे तो मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा दो ऑप्शन वालों में, और ये और जिनमें तीन ऑप्शन की बात है उसमें तो मेरे एडवाइज है कि रिस्क मत लें फिर आप, ठीक है ना। उसमें तो फिर आप छोड़ दें कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, उसे तो क्रॉस मार्क कर ही छोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क इसमें जिसमें दो में आपका आएगा, इज इट। और देखिए एक और छोटी सी बात, ये चीज जनरली वैसे तो मैटर करते हैं कन्वेंशनल पेपर जो होते हैं ईएसके की, आपकी हैंड राइटिंग, यहाँ तो ऑनलाइन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आंसर मार्क करने हैं। जहां आप रफ वर्क करते हैं उसके लिए मेरी जो एडवाइस है, रफ वर्क में उल्टे सीधे मत करें बिल्कुल भी। रफ वर्क का मतलब ये नहीं होता कि उसको बहुत जानबूझ के गंदा ही लिखना है, किया रैंडम कुछ भी, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रखा है ये, फिर इसके ऊपर लिख दिया कुछ ऐसे, फिर इसके ऊपर लिख दिया, अवॉइड करें। अच्छे खासे आपको रफ शीट मिल जाती हैं, ऐसा नहीं होता कि बहुत कम होती हैं वो। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, इसको लिखें, इसका रफ वर्क, इसका रफ वर्क ऐसा नहीं है कि आपको साफ साफ लिखना है, किसी को पढ़ना ही नहीं है, किसी को समझाना थोड़ा ही है, लेकिन ऐसा भी ना लिखे कि आपकी ही समझ में ना आए। जैसे ये कर रहे, ये लिखा, ये ऐसे। अब कभी कभी होता है कि आपने क्वेश्चन शुरू किया, बीच में उलझ गए, लगा कि ज्यादा टाइम लग रहा है, समझदारी ऐसे छोड़ के दूसरा क्वेश्चन ट्राई करें,
लेकिन जब आपको टाइम मिलेगा इस पे आ जाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क वाला है कि सोचना है, दोबारा आप आ जाए। अब ऐसा ना हो कि आप खुद ही की समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2 था या z था, ये तो z, ये क्या है, आप खुद ही भूल गए। ये वाई स्क्वायर, ये 4 है या y है, क्या है ये। तो ऑब्वियसली ये आप ही की समझ में नहीं आ रहा दोबारा, क्योंकि ऐसा हम बहुत देख चुके। कन्वेंशनल में नहीं, ऑब्जेक्टिव में जो रफ में स्टूडेंट करते हैं उनकी समझ में नहीं आता। कन्वेंशनल की टेस्ट सीरीज में तो हमें साफ साफ समझ में आ जाता था कि आधा क्वेश्चन क्या दोबारा आया, वो पहले वाई लेकर चला फिर उसको 4 कर दिया, कहीं पता भी नहीं चला। तो ये किसी और के लिए नहीं, आपके अपने लिए हैं। इतना आप लिखें कि आपकी तो समझ में आ ही जाइए। रफ का मतलब ये नहीं कि एक के ऊपर एक उल्टा सीधा कुछ भी लिखते जाएं, इसको प्रॉपरली। यहां तक हो गया रफ वर्क। अगला क्वेश्चन आया, इसमें चाहिए कैलकुलेशन इसका, यहाँ इसको भी प्रॉपर करते चले, जिससे कि अगर आपके पास टाइम बचता है, हालांकि पॉसिबिलिटी बहुत कम, आप दोबारा वेरीफाई भी कर सकें। या चलो जो अधूरे क्वेश्चन है उन पर आप दोबारा आएंगे कि मेरा ये क्वेश्चन सही हुआ या नहीं था, इसमें क्या रह गया था। तो रफ वर्क के बारे में भी इन बातों का जरा ध्यान रखें। सो ऑब्वियसली दीज आर दी सर्टेन थिंग्स जो शॉर्ट में आप लोगों को बताना था कि एग्जामिनेशन के जाने से पहले, क्योंकि स्टूडेंट कई बार आते हैं हमारे पास कि जैसे कि जो लोग खास तौर से दिल्ली में रहते हैं, यहीं पर आसपास, 1-2 दिन पहले आ जाते हैं, सर तैयारी हो गई, थोड़ा सा डर लग रहा है, कुछ बता दीजिए किस चीज़ का ध्यान रखना है, ये और वो। तो ऑब्वियसली ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए कि आप एग्ज़ाम से पहले रिलैक्स होकर जाएं, ये एक मैसेज था कि आपको शॉर्ट में इतना मैसेज हम दे देंगे ब्रीफली। आई थिंक ये यूज़फुल रहेगा आपके लिए। और वंस अगेन आई वांट टू से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर द गेट एग्जामिनेशन। जल्दी आने वाला है गेट एग्जामिनेशन ये। अगेन आई एम सेइंग, हालांकि मैंने बता दिया कहने से कुछ नहीं होता, ट्राई टू बी रिलैक्स। रिलैक्स इन द सेंस, देखो जितनी तैयारी करनी थी कर चुके, अब ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ पढ़ी जाएगी कुछ भी। बस ये ज़रूर है कि जो आप जिसमें आपने मेहनत की है, पढ़ाए जितना, उसी का रिवीजन करें। और कोशिश करें कि जो आपके अपने नोट्स बनाए हैं वो आपके पर्सनल नोट्स हैं या किसी भी कोचिंग के हैं, उन्हीं को रिवीजन करें भी। बिल्कुल ऑन द मोमेंट ऑफ एग्जामिनेशन ऐसा मत करें कि आप अभी तक तो ये वाला पढ़ते आ रहे थे, इस कोचिंग का मटेरियल एकदम दूसरी कोचिंग का उठा ले, फिर तीसरी का, फिर ऐसे मिक्सिंग मत करें। जो आप एक चीज़ करते आ रहे हैं कुछ भी, उस पर यकीन रखें, उसी को फॉलो करें। वो भले कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा हो या सेल्फ किया हो, हमारा इंस्टीट्यूट से किया हो, कहीं से किया हो, दैट इज़ योर चॉइस। लेकिन मिक्सिंग मत करें लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल भी उसे छोड़ दें। जिस तरीके से करते आ रहे हैं वही चीज़ें। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने क्वेश्चन कर रखा है ऐसे अप्रोच से, आपका फ्रेंड दूसरी कोचिंग वाला है, वो बता देता है कि इसका तरीका तो शॉर्ट ये है, ये कर लो। देखो ऐसे कुछ चीज़ें नहीं होती कि ये शॉर्ट होता है लॉन्ग होता है, थोड़ा सा अप्रोच में डिफरेंट हो जाता है। कभी कभी किस क्वेश्चन में ये वाला मेथड शॉर्ट है, किसी में दूसरा मेथड शॉर्ट है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो ऐसा, लेकिन अभी इन चक्कर में बिल्कुल मत पड़े। एंड ऑन द मोमेंट ऑफ एग्जामिनेशन जिसका जो भी तरीका आप फॉलो करते हैं अभी उसी पर नहीं, वो बाकी बातें बाद की हैं। 1% इस बार अनफॉर्चुनेटली नहीं होता सिलेक्शन, अगली बार तैयारी ही करनी पड़ेगी, तो आप अलग बात है, उन चीज़ों को देखें, ये लास्ट मोमेंट की चीज़ें नहीं है। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर द गेट एग्जामिनेशन, एज वेल एज श्योरली वी नीड योर फीडबैक। इसके बारे में कि कुछ चीज़ें जो रह गई या क्या कन्फ्यूजन थे वो डिस्कस करना है, जिससे कि आगे आपको बता देंगे। तो थैंक यू।